আপনারা প্রত্যেকে আসন গ্রহণ করুন। প্রত্যেক কার্যকর্তাকে অনুরোধ জানাচ্ছি আপনারা আসন গ্রহণ করুন। अंकल उतना आगे मत जाइए। हेलो भैया, ओ भैया। से ज्यादा आदिवासी छात्र 108 सोचिए कितना अनुशासन, कितना समर्पण हमारे नौसेना के जवानों पर भी योग का भव्य झलक दिखा। तेलंगाना में 3000 दिव्यांग साथियों ने एक साथ योग शिविर में भाग लिया। उन्होंने दिखाया कि योग किस तरह सशक्तिकरण का माध्यम भी है। दिल्ली के लोगों ने योग को स्वच्छ यमुना के संकल्प से जोड़ा और यमुना तट पर जाकर योग किया। जम्मू कश्मीर में चिनाब बीच जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, वहां भी लोगों ने योग किया। हिमालय की बर्फीली चोटियां और आईटीबीपी के जवाब, वहां भी योग दिखा। साहस और साधना साथ साथ चले। गुजरात के लोगों ने भी एक नया इतिहास वड़नगर में 2121 लोगों ने एक साथ भुजंगासन किया और नया रिकॉर्ड बना दिया। न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, पेरिस, दुनिया के हर बड़े शहर से योग की तस्वीरें हैं और हर तस्वीर में एक बात खास रही, शांति, स्थिरता और संतुलन। इस बार की थीम भी बहुत विशेष थी, योगा और वन अर्थ वन हेल्थ, यानी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। ऐसे पर नारा नहीं है, एक दिशा जो हमें वसुधैव कुटुंबकम का एहसास कराता है। मुझे विश्वास है इस बार के योग दिवस की भव्यता ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग को अपनाने के लिए जरूर प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, जब कोई तीर्थ यात्रा पर निकलता है तो एक ही भाव सबसे पहले मन में आता है, चलो बुलावा आया है। यही भाव हमारे धार्मिक यात्राओं की आत्मा है। ये यात्रा शरीर के अनुशासन का, मन की सिद्धि का, आपसी प्रेम और भाईचारे का, प्रभु से जुड़ने का माध्यम। भैया 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 बैठ जाइए ना, बैठ जाइए। सेवा के अवसरों का एक महाअनुष्ठान भी होता है। जब कोई भी यात्रा होती है तो जितने लोग यात्रा पर जाते हैं उससे ज्यादा लोग तीर्थ यात्रियों की सेवा के काम में जुड़ते हैं। जगह जगह भंडारे और लंगर लगते हैं, लोग सड़कों के किनारे झाड़ लगवाते हैं। सेवा भाव से ही मेडिकल कैंप और सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। कितने ही लोग अपने खर्च से तीर्थ यात्रियों के लिए धर्मशालाओं की और रहने की व्यवस्था। लंबे समय के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा का फिर से शुभारंभ हुआ। कैलाश मानसरोवर यानी भगवान शिव का धाम। हिंदू, बौद्ध, जैन हर परंपरा में कैलाश माता की भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। उड़ीसा हो, ये देश के कोई और कौन है? लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ये यात्राएं एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पत्नी। भैया भैया जब हम श्रद्धा से पूरे समर्पण लाइव भैया लाइव जा रहे हैं। अनुशासन से अपनी धार्मिक यात्रा लाइव है भैया, संपन्न करते हैं तो उसका फल भी मिलता है।
आप यहाँ रहे। मैं यात्राओं पर जा रहे सभी सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। जो लोग सेवा भावना से यात्राओं को सफल और सुरक्षित बनाने में जुटे हैं, उन्हें भी साधुवाद देता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको देश की दो ऐसी उपलब्धियों के बारे में बताना चाहता हूँ जो आपको गर्व से भर देंगी। इन उपलब्धियों की चर्चा वैश्विक संस्थाएं कर रही हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन और ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने देश की इन उपलब्धियों की भरपूर सराहना की। पहली उपलब्धि तो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी है। आप में से बहुत से लोगों ने आंखों की एक बीमारी के बारे में सुना होगा, ग्लूकोमा। ये बीमारी बैक्टीरिया से फैलती है। एक समय था जब ये बीमारी देश के कई हिस्सों में आम थी। ध्यान नहीं दिया जाए तो इस बीमारी से धीरे धीरे आंखों की रोशनी तक चली जाती थी। हमने संकल्प लिया कि ट्रैकोमा को जड़ से खत्म करेंगे। और मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भारत को ट्रैकोमा फ्री घोषित कर दिया है। अब भारत ट्रैकोमा मुक्त देश बन चुका है। ये उन लाखों लोगों की मेहनत का फल है जिन्होंने बिना थके, बिना रुके इस बीमारी से लड़ाई लड़ी। ये सफलता हमारे हेल्थ वर्कर्स की है। स्वच्छ भारत अभियान से भी इसे मिटाने में बड़ी मदद मिली। जल जीवन मिशन का भी इस सफलता में बड़ा योगदान रहा। आज जब घर घर नल से साफ पानी पहुंच रहा है तो ऐसी बीमारियों का खतरा कम हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी इस बात की सराहना की है कि भारत ने बीमारी से निपटने के साथ साथ उसके मूल कारणों को भी दूर किया है। साथियों, आज भारत में ज्यादातर आबादी किसी न किसी सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट का फायदा उठा रही है। और अभी हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की बड़ी अहम रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 64%, 64% से ज्यादा आबादी को अब कोई न कोई सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट जरूर मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा ये दुनिया की सबसे बड़ी कवरेज में से एक है। आज देश के लगभग 95 करोड़ 95 करोड़ लोग किसी न किसी सोशल सिक्योरिटी योजना का लाभ पा रहे हैं, जबकि 2015 तक 25 करोड़ से भी कम लोगों तक सरकारी योजनाएं पहुंच पाती थी। साथियों, भारत में स्वास्थ्य से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक हर क्षेत्र में देश सैचुरेशन की भावना से आगे बढ़ रहा है। ये सामाजिक न्याय की भी उत्तम तस्वीर। इन सफलताओं ने एक विश्वास जगाया है कि आने वाला समय और बेहतर होगा। हर कदम पर भारत और भी सशक्त होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, जन भागीदारी की शक्ति से बड़े बड़े संकटों का मुकाबला किया जा सकता है। मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं। इस ऑडियो में आपको उस संकट की भयावहता का अंदाजा लगेगा। वो संकट कितना बड़ा था, पहले वो सुनिए, समझिए। ये जो जुल्म हुआ 2 साल तक, जुल्म तो 5-7 साल से शुरू हो गया था, मगर वो शिखर पर पहुंच गया है 2 साल में, जब इमरजेंसी लोगों पर और अमानुषी बर्ताव लोगों के साथ किया गया। लोगों के स्वतंत्रता के हक छीन लिए गए। अखबारों को कोई स्वतंत्रता नहीं। न्यायालय बिल्कुल निर्भर बना दिए गए और जिस ढंग से 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में बंद कर दिए,
इसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में भी मिलना मुश्किल है। साथियों, ये आवाज देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान मोरारजी भाई देसाई की है। उन्होंने संक्षेप में लेकिन बहुत ही स्पष्ट तरीके से इमरजेंसी के बारे में बताया। आप कल्पना कर सकते हैं वो दौर कैसा था। इमरजेंसी लगाने वालों ने न सिर्फ हमारे संविधान की हत्या की, बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। इस दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया गया था। इसके ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जॉर्ज फर्नांडिस साहब को जंजीरों में बांधा गया था। अनेक लोगों को कठोर यातनाएं दी गई। मिसा के तहत किसी को भी ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। स्टूडेंट को भी परेशान किया गया। अभिव्यक्ति की आजादी का भी गला घोट दिया गया। साथियों, उस दौर में जो हजारों लोग गिरफ्तार किए गए, उन पर ऐसे ही अमानवीय अत्याचार हुए, लेकिन ये भारत की जनता का सामर्थ्य है। वो झुकी नहीं, टूटी नहीं और लोकतंत्र के साथ कोई समझौता उसने स्वीकार नहीं किया। आखिरकार जनता जनार्दन की जीत हुई। आपातकाल हटा लिया गया और आपातकाल थोपने वाले हार गए। बाबू जगजीवन राम जी ने इस बारे में बहुत ही सशक्त तरीके से अपनी बातें रखी थी। बहनों और भाइयों, पिछला चुनाव नहीं था, भारत की जनता का एक महान अभियान था। उस समय की परिस्थितियों को बदल देने का, तानाशाही की धारा को मोड़ देने का और भारत में प्रजातंत्र की बुनियाद को मजबूत कर देने का। अटल जी ने भी तब अपने ही अंदाज में जो कुछ कहा था, वो भी हमें जरूर सुनना चाहिए। बहनों और भाइयों, देश में जो कुछ हुआ उसे केवल चुनाव नहीं कह सकते। एक शांतिपूर्ण क्रांति हुई है। लोक शक्ति की लहर ने लोकतंत्र की हत्या करने वालों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है। साथियों, देश पर इमरजेंसी थोपे जाने के 50 वर्ष कुछ दिन पहले ही पूरे हुए। हम देशवासियों ने संविधान हत्या दिवस मनाया है। हमें हमेशा उन सभी लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने इमरजेंसी का डटकर मुकाबला किया था। इससे हमें अपने संविधान को सशक्त बनाए रखने के लिए निरंतर सजग रहने की प्रेरणा मिलती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आप एक तस्वीर की कल्पना कीजिए। सुबह की धूप पहाड़ियों को छू रही है। धीरे धीरे उजाला मैदानों की ओर बढ़ रहा है और उसी रोशनी के साथ बढ़ रही है फुटबॉल प्रेमियों की टोली। सीटी बजती है और कुछ ही पलों में मैदान तालियों और नारों से गूंज उठता है। हर पास, हर गोल के साथ लोगों का उत्साह बढ़ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि कौन सी खूबसूरत दुनिया है। साथियों, ये तस्वीर असम के प्रमुख क्षेत्र बोडोलैंड की वास्तविकता है। बोडोलैंड आज अपने नए रूप के साथ देश के सामने खड़ा है। यहाँ के युवाओं में जो ऊर्जा, जो आत्मविश्वास है, वो फुटबॉल के मैदान में सबसे ज्यादा दिखता है। बोडो टेरिटोरियल एरिया में बोडोलैंड कैंप कप का आयोजन हो रहा है। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये एकता और उम्मीद का उत्सव बन गया। 3,700 से ज्यादा टीमें, करीब 70,000 खिलाड़ी और उनमें भी बड़ी संख्या में हमारी बेटियों की भागीदारी। ये आंकड़े बोडोलैंड में बड़े बदलाव की गाथा सुना रहे हैं। बोडोलैंड अब देश के खेल नक्शे पर, स्पोर्ट्स के मैप पर अपनी चमक और बढ़ा रहा है। साथियों, एक समय था जब संघर्ष ही यहाँ की पहचान थी।
तब यहाँ के युवाओं के लिए रास्ते सीमित थे, लेकिन आज उनकी आंखों में नए सपने हैं और दिलों में आत्मनिर्भरता का हौसला है। यहाँ से निकले फुटबॉल खिलाड़ी अब बड़े स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। हालीचरण नारजारी, दुर्गा बोरो, अपूर्वा नारजारी, मनवीर बसुमतारी ऐसे फुटबॉल खिलाड़ियों के नाम नहीं है। ये उस नई पीढ़ी की पहचान है जिन्होंने बोडोलैंड को मैदान से राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया। इनमें से कई ने सीमित संसाधनों में अभ्यास किया, कई ने कठिन परिस्थितियों में अपने रास्ते बनाए और आज इनका नाम लेकर देश के कितने ही नन्हे बच्चे अपने सपनों की शुरुआत करते हैं। साथियों, अगर हमें अपने सामर्थ्य का विस्तार करना है तो सबसे पहले हमें अपनी फिटनेस और वेलबींग पर ध्यान देना होगा। जैसे साथियों, फिटनेस के लिए, ओबेसिटी कम करने के लिए मेरा सुझाव आपको याद है ना, खाने में 10% तेल कम करो, मोटापा घटाओ। जब आप फिट होंगे तो जीवन में और ज्यादा सुपर हिट होंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा भारत जिस तरह अपनी क्षेत्रीय, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है, उसी तरह कला, शिल्प और कौशल की विविधता भी हमारे देश की एक बड़ी खूबी है। आप जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां की कुछ न कुछ खास और लोकल चीज के बारे में आपको पता चलेगा। हम अक्सर मन की बात में देश के ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। ऐसा ही एक प्रोडक्ट है मेघालय का एरी सिल्क। इसे कुछ दिन पहले ही जीआई टैग मिला है। एरी सिल्क मेघालय के लिए एक धरोहर की तरह है। यहाँ की जनजातियों ने, खासकर खासी समाज के लोगों ने पीढ़ियों से इसे सहेजा भी है और अपने कौशल से समृद्ध भी किया है। इस सिल्क की कई ऐसी खूबियां हैं जो इसे बाकी फैब्रिक से अलग बनाती है। इसकी सबसे खास बात है इसे बनाने का तरीका। इस सिल्क को जो रेशम के कीड़े बनाते हैं, उसे हासिल करने के लिए कीड़ों को मारा नहीं जाता है, इसलिए इसे अहिंसा सिल्क भी कहते हैं। आजकल दुनिया में ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है जिनमें हिंसा न हो और प्रकृति पर उनका कोई दुष्प्रभाव न पड़े। इसलिए मेघालय का एरी सिल्क ग्लोबल मार्केट के लिए एक परफेक्ट प्रोडक्ट है। इसकी एक और खास बात है, ये सिल्क सर्दी में गर्म करता है और गर्मियों में ठंडक देता है। इसकी एक खूबी इसे ज्यादातर जगहों के लिए अनुकूल बना देती है। मेघालय की महिलाएं अब सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए अपनी इस धरोहर को और बड़े स्केल पर आगे बढ़ा रही है। मैं मेघालय के लोगों को एरी सिल्क को जीआई टैग मिलने पर बधाई देता हूं। मैं आप सबसे भी अपील करूंगा, आप भी एरी सिल्क से बने कपड़ों को जरूर ट्राई करें और हाँ, खादी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, वोकल फॉर लोकल, इन्हें भी आपको हमेशा याद रखना है। ग्राहक भारत में बने प्रोडक्ट ही खरीदें और व्यापारी भारत में बने प्रोडक्ट ही बेचें, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई ऊर्जा मिलेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, विमेन लेड डेवलपमेंट का मंत्र भारत का नया भविष्य गढ़ने के लिए तैयार है। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां आज सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए नई दिशा बना रही है। आप तेलंगाना के भद्राचलम की महिलाओं की सफलता के बारे में जानेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। ये महिलाएं कभी खेतों में मजदूरी करती थी, रोजी रोटी के लिए दिन भर मेहनत करती थी। आज वही महिलाएं मिलेट्स, श्री अन्न से बिस्किट बना रही है। भद्रादी मिलेट मैजिक नाम से ये बिस्किट हैदराबाद से लंदन तक जा रहे हैं।
भद्राचलम की इन महिलाओं ने सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर ट्रेनिंग ली। साथियों, इन महिलाओं ने एक और सराहनीय काम किया। इन्होंने भारत से वियतनाम ले आया था। वहाँ के लोग अलग अलग स्थानों पर उन्हें जनता ने दर्शन करके रखा। भारत की पहल एक तरह से वियतनाम के लिए राष्ट्रीय उत्सव बन गई। आप कल्पना कर सकते हैं, करीब 10 करोड़ लोगों की आबादी वाले वियतनाम में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के दर्शन किए। सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें और वीडियो में देखा, उन्होंने खड़े रहे। हर कोई नतमस्तक था, इस्लाम आगे किया था और इसे
भारत के साथ स्वीकार कर भगवान बुद्ध के विचारों में वो शक्ति है जो देशों, संस्कृतियों और लोगों को एक सूत्र में बांधती है। इससे पहले भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष थाईलैंड और मंगोलिया ले जाए गए थे और वहां भी श्रद्धा का यही भाव देखा गया। मेरा आप सभी से भी आग्रह है कि अपने राज्य के बौद्ध स्थलों की यात्रा अवश्य करें। ये एक आध्यात्मिक अनुभव होगा, साथ ही हमारी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का एक सुंदर अवसर भी बनेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इस महीने हम सब ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। मुझे आपके हजारों संदेश अपने आसपास के साथियों के अकेले ही हटाना पड़ेगा स्टैंड को थोड़ा सा वहाँ पे पूरा साइड नहीं हो सकता, सॉरी सबका यही होगा हमारी धरती में disconnected. Here. Disconnected. Here. जिन्होंने देश के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया, यहाँ एक और अभियान को गाँव या शहर में चल रहे ऐसे अभियान को आगे बचाइए, धरती की सेवा कीजिए, क्योंकि जब हम प्रकृति को बचाते हैं और अपनी आने वाली साथियों, बड़ी शानदार छत्रपति हर घर से कचरा इकट्ठा करने की पूरी व्यवस्था, यहाँ गंदे पानी का प्रश्न नहीं होता, बिना साफ किए हुए पानी में नहीं जाता। यहाँ हम शहर से साफ सफाई में छोटी छोटी जब साफ बेटे कॉर्डलेस आओ ना कॉर्डलेस আমাদের কার্যক্রম না না আমাদের কার্যক্রমটা আগে আসবে इस एपिसोड में ए बेनुका ने कॉर्डलेस आओ परसों यानी 1 जुलाई को हम 2 बेहद महत्वपूर्ण प्रोफेशंस का सम्मान करते हैं, डॉक्टर्स और सीए। ये दोनों ही समाज के ऐसे स्तंभ हैं जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। डॉक्टर हमारे स्वास्थ्य के रक्षक हैं और सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट आर्थिक जीवन के मार्गदर्शक हैं।
मेरी सभी डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, आपके सुझावों का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। मन की बात का अगला एपिसोड आपके इन्हीं सुझावों से और समृद्ध होगा। फिर मुलाकात होगी नई बातों के साथ, नई प्रेरणाओं के साथ, देशवासियों की नई उपलब्धियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। বড়টা করে নি আমার কেউ উঠবেন না, এখনো কার্যক্রম আছে, একটু একটু বসুন, কেউ উঠবেন না, একটু বসুন, বাইরে যাবেন না, একটু বসুন। পিছনে কেউ কথা বলবেন না, প্রেস বাইট হচ্ছে, পেছনে কেউ কথা বলবেন না, একটু চুপচাপ থাকবেন। नमस्कार मित्रों, आज मैं कोलकाता में शिक्षा विभाग की एक कार्यक्रम पे आया हूं। यहाँ आज प्रदेश के लिए फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। फोर्ट विलियम में शाम को उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं और मेरे मित्र शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे अन्य एमओएस शांतनु ठाकुर जी सब हम लोग रहेंगे। उस अवसर पे मेरे को आज अवसर मिला हमारे पानीहाटी की बूथ नंबर 111 में माननीय प्रधानमंत्री जी की 103वां मन की बात सुनने के लिए अवसर मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात आज एक जन आंदोलन में परिवर्तित हो चुकी है। हर एक महीने की आखिरी रविवार में माननीय प्रधानमंत्री जी अपने मन की विचार, अपने कल्पना, अपने आकांक्षा देशवासियों के सामने रखते हैं। आज भी उन्होंने कई नई विषय हम लोगों को जानकारी दिया। बोडोलैंड की फुटबॉल, महाकाश में भारतीय वैज्ञानिक श्री शुक्ला से उनकी बातचीत, इसी महीने में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव भी हुई है। इस बार भारत में उसकी जो नई उत्साह के साथ मनाया गया, ये सारा विषय पे उन्होंने मन की बात में आज उल्लेख किया है। मेरा सौभाग्य है मैं भारतीय जनता पार्टी बंगाल के निमंत्रण पे पानीहाटी की इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रभावित हूं यहाँ की पार्टी की कार्यकर्ताओं की संलग्नता से। मित्रों, जब मैं बंगाल आया हूं, मैं कल मेरे मित्र सुकांत मजूमदार जी को उतर के ही ढूंढा, उनको मैंने फोन पे बात करने का कोशिश किया, वो हमको नहीं मिले। मेरे अन्य साथियों ने कहा कि सुकांत दा को बंगाल की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे सुकांत दा क्या अपराध किए कि उनको गिरफ्तार कर दिया? जब मैंने थोड़ा बहुत तो अखबार के माध्यम से मेरे को मालूम था। मित्रों, बंगाल में एक घिनौनी घटना को विरोध करते हुए, प्रतिवाद करते हुए भारतीय जनता पार्टी जनता की मुद्दे को लेके आंदोलन कर रही थी। मेरे को बताया गया सुकांत दा उसका लीड कर रहे थे। बंगाल की पुलिस आक्रोशित होकर
सत्य को छुपाने के लिए मुखर रूप में बंगाल की जनता को ना कहा जाए, सुकांत दा को इसीलिए गिरफ्त किया। मित्रों, बंगाल में क्या चल रहा है? आरजी कर घटना दुनिया में बंगाल की छवि को नीचा किया। जो बंगाल एक समय में शिक्षा में, विज्ञान में, उद्योग में, इनोवेशन में दुनिया को मार्ग दिखाता था, आध्यात्मिकता में स्वामी विवेकानंद हो, योगीराज श्री अरविंद हो, गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर हो, ऐसे महानुभावों की जो बंगाल था, उस बंगाल में पिछले सालों में हमने देखा आरजी कर जैसे घटना हो। बंगाल समेत देश की आत्मा को ये चोट पहुंचाई, मन मस्तिष्क विचलित हुआ। सत्ता पार्टी के लोग ही ये काम किए थे। इनफॉर्मल पुलिस के नाम पे गुंडा राज हुई, अत्याचार हुआ, महिला पीड़ित हुई। तब बंगाल की सरकार अपने मोटी चमड़े में उसको झेल लिया। मेरे जैसे व्यक्ति को थोड़ा मन में आया, थोड़ा इस घटना से उनको शायद कुछ सीख मिली होगी। लेकिन मित्रों, 2 दिन पहले जो घटना सामने आई है, फिर वही कहानी, और बर्बरता और नृशंसता। अंत में बंगाल की बेटी उसकी शिकार की पीड़ा में रही। करने वाले वही गिरोह, वही तृणमूल कांग्रेस के गुंडे, एंटी सोशल। मित्रों, देश को प्रभावित किया है, मन दुखी किया है, हम सब विचलित हैं। इस बंगाल में शिक्षा की क्या हालत बनाई गई है, किन किन लोगों को कैसे कैसे स्थिति सामना करना पड़ रहा है, मैं इसको कठोर से कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। बंगाल की सरकार कब चेतेगी पता नहीं, कब ममता दीदी जिम्मेवारी लेगी पता नहीं, कब उनकी गुंडों को घर भेजेगी पता नहीं, कब उन पे कार्रवाई होगा कोई ठिकाना नहीं। लेकिन दीदी और बंगाल की गुंडे लोग, बंगाल सरकार में बैठे गुंडे लोग ये ना भूले, बंगाल की जनता उनको इस बार सबक सिखाएगी। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ के एक प्रमुख विरोधी दल के नाते पार्टी के नेतृत्व में पार्टी जनता की आवाज को उठाएगी। विधानसभा के अंदर शुभेंदु जी, विधानसभा के बाहर पार्टी सुकांत दा के नेतृत्व में हम इसमें मुखर होकर आज बंगाल की जनता की आवाज बने हैं। मैं भी इस आंदोलन में मेरा समर्थन मेरे मित्रों को जताता हूं, बंगाल की जनता के साथ खड़ा होता हूं। बंगाल सरकार को जाना ही पड़ेगा। इस निर्दय, निर्मम, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी सरकार को हम घर पहुंचाने तक, दरवाजा से निकालने तक इस बार निर्णायक आंदोलन करेंगे ही। एक महीने में लगभग 4 बार सुकांत जी जो राज्य मंत्री है आपका उनको गिरफ्तार किए गए, ये क्या है? यही बंगाल की आईन कानून की अवस्था दर्शाती है। एक केंद्र मंत्री को लोगों की आवाज नहीं उठाएंगे तो किसकी आवाज उठाएंगे? बंगाल की जनता आज त्रस्त है। क्या सुकांत जी चुप बैठते? उन्होंने सही किया। अगर बंगाल की सरकार को लगता है सुकांत जी को या भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं को राजनीतिक कारणों से अटकाने से वो सफल होंगे, वो विफल होंगे। इस बार ये सारे के ऊपर बंगाल की जनता आगे जा चुकी है। आपको सीबीआई इंक्वायरी चाहिए? देखिए, विषय सीबीआई इंक्वायरी का नहीं है, ये तो जग जाहिर है, ये तो जग जाहिर है। ये मनस्थिति है, मनोवृत्ति है। बंगाल की सरकार को राजनीतिक आंदोलन से निकालना ही पड़ेगा। बंगाल की जनता इस सभ्यता में, इस देश में अनेक आंदोलन किया है। यह संकट की घड़ी में बंगाल की जनता के साथ देश खड़ी है। इस अत्याचारी लोगों को कोई इंक्वायरी नहीं, जनता की इंक्वायरी होगी। जनता की इंक्वायरी में उनको गुनहगार ठहराना पड़ेगा, उनको निकालना पड़ेगा, तब जाके बंगाल में शांति होगी। शिक्षा केंद्र में ऐसे हो रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? यही तो चिंता के विषय है। उनको क्या दिक्कत है शिक्षा से? मैंने तो उल्लेख किया, जिस बंगाल में शिक्षा ही पूंजी है,
मां सरस्वती के प्रांत है, ज्ञान की प्रांत है। क्या दुश्मनी है तृणमूल वालों की शिक्षा अनुष्ठान से, छात्रों से, छात्राओं से, महिलाओं से, लड़कियों से, शिक्षाविदों से? ये हम भी पूछते हैं, बंगाल की जनता पूछती है, हम भी उनके साथ खड़े होकर पूछते हैं, आपकी क्या दिक्कत है शिक्षा के साथ, इसे क्यों बार बार होता है? टीएमसी का जो मदन मित्र है विधायक, उन्होंने कहा कि आरोपी के पक्ष ले रहा है। उन्होंने कहा कि ये जो लड़की जिसके साथ बलात्कार हुआ, वही लड़की खुद क्यों किया, उसके साथ उसका पति मामा जाना चाहिए था, तो उसके जानों से जाना चाहिए था उसके साथ, ऐसा घटना घटा। देखिए, तृणमूल की इस गुंडा बाहिनी से हम क्या अपेक्षा करेंगे? घाव पे नमक छिड़ना, मिर्ची छिड़ना उनकी अभ्यास बन चुकी है। प्रजातंत्र में कई बार निरंतर रहने के कारण यह अहंकार हो जाती है। रावण की अहंकार ऐसे ही हुई थी, दुर्योधन की अहंकार कौरव सेना के नेतृत्व में ऐसे ही हुई थी। लेकिन समय और इतिहास और हमारी विरासत यही बताती है, अहंकारियों को जनता जवाब देती है। अभी अभी देश में इमरजेंसी का हम 50 साल याद करवाए। प्रजातंत्र की गला घोटने की स्मृति में हमने 26 जून को हमने 50 साल मनाई है। आज 29 जून है। तृणमूल कांग्रेस पुराने कांग्रेस की एक रूप है। उनसे क्या अपेक्षा किया जाएगा? जनता की दर्द और दुख को ना समझते हुए वो लोग नमक और मिर्च छिड़ रहे हैं। देखिए, कस्बा केवल नहीं, आरजी कर में भी देखिए, कॉन्ट्रैक्ट पुलिस, सोशल पुलिसिंग पे नाम पे कौन था? वो जो हत्यारे था, जो अत्याचारी था, जो रेपिस्ट था, वो टीएमसी के कार्यकर्ता था। अभी भी जो घटना में आई है, उसकी जो प्रमुख गुनेगार वो टीएमसी की स्टूडेंट लीडर और यूथ लीडर था। बड़े बड़े लोग, रसूखदार लोगों के साथ उसकी फोटो दिख रही है। बंगाल की जनता इसको इस बार नहीं सहेगी। अभी वो सुकांत थोड़ा कहें। আজকে জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য অর্চনা বন্দ্যোপাধ্যায় গেছিলেন থানায়, তারপরে কলেজে গেলে ভিডিও কলিং করতে গেলে পুলিশ থেকে ভালো টাইম পাওয়া যায়, উনি এখনো গাড়িতে অপেক্ষা করছেন, আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন, কি বলবেন? জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য সেইভাবে দেখুন, যে সরকার গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না, এবং মাননীয় ধর্মেন্দ্র প্রধানজি বললেন যে এই সরকার বা এই দল, তৃণমূল কংগ্রেস দল, এ তো পুরনো মদ নতুন বোতলে। কংগ্রেসেরই একটা রূপ। তারা যারা এমার্জেন্সি লাগু করেছিল, এবং আপনাদের সেই বিখ্যাত ছবি নিশ্চয়ই মনে আছে, সেই সময় জয়প্রকাশ নারায়ণ যখন এসেছিল, তার বোয়েরোটের উপরে দাঁড়িয়ে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গাড়ির উপর চড়ে বসেছিলেন সেই সময় এমার্জেন্সির পক্ষে। অতএব এদের কাছ থেকে তো এটাই আশা করা যাবে, জাতীয় মহিলা কমিশন হোক, সুকান্ত মজুমদার হোক, বা যে কেউ, আমাদের বিরোধী দলনেতা হন, বা অন্য কোনো নেতৃত্ব হন, বা অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের কোনো নেতৃত্ব হন, যারাই গণতন্ত্রের কথা বলবে, যারাই এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠাবে, তাদেরকে এইভাবে দমন পীড়ন করার সমস্ত চেষ্টা এই অত্যাচারী শাসক এবং এই আত্মগৌরবে ভরপুর এইরকম শাসক আমরা জীবনে দেখি। দুর্যোধনের এখন কম্পিটিশন হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে, কে বেশি আত্ম অহংকার। দুর্যোধনকে আমরা মহাভারত সিরিয়ালে দেখেছি, মহাভারতের পাতায় দেখেছি। সেই আত্ম অহংকারী দুর্যোধন আর বর্তমান মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দুজনের মধ্যে কম্পিটিশন হতে পারে যে কে বেশি আত্ম অহংকারী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আত্ম অহংকারী না দুর্যোধন বেশি আত্ম অহংকারী ছিল? দেখুন, যেহেতু লাগাতার বছরের পর বছর ধরে কোনো স্টুডেন্ট ইলেকশন এখানে হচ্ছে না, কলেজগুলোতে কোনো নির্বাচিত ছাত্রদের রিপ্রেজেন্টেটিভ নেই, অতএব কাউকে না কাউকে মাথায় বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এক একজন ছাত্র, দুজন তিনজন ছাত্র নেতাদেরকে লিস্ট দিয়ে দেওয়া হচ্ছে কলেজে। তারা সেই কলেজে সমস্ত কিছু সামলান। নবীনবরণের নামে টাকার আত্মসাৎ হয়, কোন ছাত্রকে ভর্তি করে দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়া হয়। আমাদের ছাত্রীদের কাছ থেকে আপনাদের সামনে যেটা এসেছে ধর্ষণের ঘটনা, আমি বারবার বলছি, দিস ইজ দ্য টিপ
টিপ অফ দ্য আইসবার্গ। বিভিন্ন কলেজে ছাত্রীদেরকে ভর্তি করিয়ে দেয়া, পছন্দ মতো সাবজেক্ট পাইয়ে দেয়া। আমি শিক্ষক হিসেবে বলছি, আমার কাছে খবর আছে, আমি রাজনৈতিক নেতা হিসেবে বলছি না। এবং তার সাথে সাথে হাফ ফি, ফুল ফি, এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে তাদের কাছ থেকে আনডিউ অ্যাডভান্টেজ নেওয়া হয়। অনেক মেয়ে, বাচ্চা মেয়েরা ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছে, 18-19 বছর বয়স, তার থেকে বেশি বয়স না, মুখ খোলে না, বাবা মাকে জানাতে পারে না। কারণ এই ক্ষেত্রে আপনারা দেখেছেন, শুধু ধর্ষণ করা হয়নি তাই নয়, ধর্ষণের সময় ভিডিও বানানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে যদি সে মুখ খোলে তাহলে সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় সব জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া হবে, তার বয়ফ্রেন্ডকে মার্ডার করা হবে আর তার বাবাকে জেলে ঢোকানো হবে। কতখানি রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকলে একজন ছাত্র নেতা এতটা হুমকি চমকি দিতে পারে? এই 3টে ছাত্র নেতা, আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার দলবল যে বলছে যে আমাদের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই, একদম মিথ্যে কথা। 25 তারিখে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে উকিলদের একটা মিছিল হয়েছিল, দেখবেন, আমি ছবি দেবো আপনাদেরকে সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেই মিছিলে এই অভিযোগ, যারা অভিযুক্ত তাদের মধ্যে একজন বহাল তবিয় দেশ একদম ফ্রন্ট রোতে উপস্থিত। এখন বলছে চেনেন না। ক্ষমতাকে কক্ষিগত করে রাখার বললাম তো, ছাত্র নেতাদেরকে, তৃণমূলের যারা ছাত্র নেতা, পয়সা পাইয়ে দেয়া, আনডু অ্যাডভান্টেজ, এর থেকে বেশি খোলাসা করে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আমার রুচিতে বাধে। কিন্তু এটা হচ্ছে, প্রত্যেকটি কলেজে হচ্ছে, খোঁজ নিয়ে দেখুন আপনারা। দেখা যাচ্ছে প্রাক্তন ছাত্র নেতা মনোজিৎ ওই কলেজেরই অস্থায়ী কর্মী পদে চাকরি করছে, তাহলে কি এই সমস্ত ছাত্র নেতারা কলেজ ছেড়ে কোনোভাবে যাবে না? নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য প্রথমে ছাত্র, তারপরে এখানকার কর্মী হিসেবে কাজ করবে, এভাবেই কি চলবে? গোটা রাজ্য জুড়ে এটা চলছে, আপনারা খোঁজ নিন। তৃণমূলের ছাত্র নেতা দিনাঙ্কুর ভট্টাচার্যের কি বলবো, বান্ধবী বললাম, মহিলা বান্ধবী, সে কোথায় পিএইচডিতে চান্স পেয়েছে খোঁজ নিন। দক্ষিণবঙ্গে চান্স পেলে চোখে লাগবে, উত্তরবঙ্গের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাকে করা হয়েছে। তৃণমূলের প্রাক্তন রাজ্যের ছাত্রী নেতা, তারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাকডোর দিয়ে অধ্যাপকে ঢুকে যাচ্ছে, তাদের সেই ধরনের যোগ্যতা নেই। তাদের থেকে অনেক যোগ্য ব্যক্তি যাদের পিএইচডি, নেট দুটোই আছে, তাদেরকে বাদ দিয়ে ইউনিভার্সিটিতে উইদাউট পিএইচডি ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। একের পর এক ঘটনা, ক্ষমতা কুক্ষিগত করে দেখা এবং পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থাকে একদম গঙ্গা জলে বিসর্জন দেওয়া, অন্তর্জলী যাত্রা করে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার দলবল, বিশেষ করে প্রাপ্ত বসু। গতকাল মদনমিত্র বলেছেন যে পার্টি অফিসে কেন জানিয়ে গেলেন না ওই তরুণী, কেন বা বাড়িতে জানালেন না, কেন বা বান্ধবীদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন না, তার ভুল করার চেষ্টা করলেন, থানায় জানিয়ে গেলেন না কেন? সামনেও ধর্মেন্দ্র প্রধান যে উত্তর দিয়েছে, এদের কাছ থেকে, এর থেকে রুচিহীন ব্যক্তিদের কাছ থেকে এর থেকে ভালো কি আশা করতে পারি আমরা? পার্টি অফিসে জানিয়ে সবাই যাবে, কোথাও ঘুরতে গেলে, মেলায় গেলে পার্টি অফিস থেকে কুপন নিয়ে যেতে হবে, আর বান্ধবী নিয়ে ঘুরতে হবে সবসময়। মদন বাবুর বাড়ির মহিলারা কি বান্ধবী নিয়ে ঘোরেন নাকি সবসময়? কলেজে কেউ বান্ধবী নিয়ে সবসময় ঘুরে? একজন পার্টির নেতা, আমি তো মদন বাবুকে উল্টো প্রশ্ন করছি, যে ছেলেটি, যে জায়েদ কি নামটা, সে মেয়েটিকে যে ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে এবং তার সাথে আরো 2জন সহকারী ছিল, তারা একটি পদ পাইয়ে দেওয়ার জন্য বলেছে যে গার্লস সেক্রেটারি বানানো হবে। তার জন্য তাকে বলেছে যে একটু কোঅপারেট করতে হবে, একটু কম্প্রোমাইজ করতে হবে। আমার প্রশ্ন, একটি কলেজে একটি মেয়েকে যদি গার্লস সেক্রেটারি হওয়ার জন্য এই ধরনের কম্প্রোমাইজ করতে হয়, তাহলে মূল তৃণমূল দলে মহিলাদের পদ পেতে গেলে কি করতে হবে? এই উত্তর তো মদন বাবুকে দিতে হবে। দেখুন, এরা চেষ্টা করবে মেয়েটিকে আলটিমেটলি পারলে চরিত্রহীন প্রমাণ করে দেওয়া। এদের উদ্দেশ্যই তাই, মেয়ের চরিত্র নিয়ে তারা হিংসা করবে। এরপরে এরা কত বড় একটা পাপ হচ্ছে এবং এই পাপের হাত থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার দল বাঁচবে না। উনি বলছেন, পরামর্শ দিচ্ছেন যে আমাদের পার্টি অফিসে জানিয়ে যান, আমাদের কর্মীরা আপনাকে নিরাপত্তা দেবে। আরে পার্টি অফিসে জানিয়ে লোকজন তার কাজ করবে নাকি? আসলে তো ইউনিয়ন অফিসে গেছে, ইউনিয়ন অফিসটা তো ওনাদের পার্টি অফিস। পার্টি অফিসকে সাধারণত আমাদের কর্মীরা বিজেপি পার্টি অফিসকে মন্দিরের মতো মনে করে। আচ্ছা, সেই মন্দিরের মধ্যে ওদেরকে তো মন্দির নাম করলে মসজিদ তো মনে করে, তার মধ্যে রেপের মতো ঘটনা ঘটছে, মেনে নেওয়া যায়? কাকে জিজ্ঞেস করে যাবে? সেটাকে নেতার কথাতেই গেছে। ভবিষ্যতে সেই নেতা হয়তো ধরা না পড়লে মদনদার মতোই নেতা হতো, ভবিষ্যতে বড় নেতা। শেষ করুন।
হচ্ছে তার জন্য কি মহিলা কমিশনকে ঢুকতে দেওয়া হলো না? দেখুন, মহিলা কমিশনকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না এবং আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা সাহেব একটি টিম তৈরি করে দিয়েছেন, আপনারা জানেন। সেই সাংসদদের টিমও আগামীকাল আসছে। আমারও বিশ্বাস তাদেরকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন তেন প্রকারেণ ধামাচাপা দেওয়া, প্রমাণ লোপাট করা। এবং আমি অবাক হব না যদি 2-3 বছর পরে এরকম দেখা যায় যে যারা অভিযুক্ত তারা বেকসুর খালাস পেয়ে গেল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশের জন্য। কালকে অশোকনগরে দেবাংশু ভট্টাচার্য বলেছেন যে উত্তরপ্রদেশের যা রূপা গাঙ্গুলি, রকেট চট্টোপাধ্যায়রা রাতের অন্ধকারে 2 ঘন্টা ঘুরে নিরাপদভাবে ফিরে আসুন। কলকাতায় নিরাপত্তার ব্যবস্থা মহিলাদের জন্য অনেক ভালো, উত্তরপ্রদেশ খুব খারাপ। আপনাদের মহিলা নেত্রীরাও সেখানে নিরাপদ না, কি বলবেন? দেবাংশু ভট্টাচার্যকে আগে বলুন একবার গুজরাট থেকে ঘুরে আসতে, যেখানে ওনার বাবা চাকরি করে। যে ছেলের বাবাকে সংসার চালাতে পশ্চিমবঙ্গ ছেলে গুজরাটে গিয়ে কাজ করতে হয়, তার কাছ থেকে বড় বড় জ্ঞানের কথা শুনবে? ওরকম ছেলে থাকার থেকে না থাকা ভালো। ধরো জোয়ান দামড়া ছেলে, তার বাবাকে গিয়ে অন্য রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে হচ্ছে, ছেলেমেয়েরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদলেহন করে বেড়াচ্ছে। আসলে দেখা যাচ্ছে কি নিরাপত্তা। ওনার বাড়ির কোনো মহিলার সাথে হলে পরে বুঝতে পারতেন যে কত নিরাপত্তা ঝরে ঝরে পড়ছে। আপনারা বলছেন তার আগে একের পর এরকম একটা করাপশন হচ্ছে, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি, সাম্প্রতিক কালীগঞ্জে ভ্রমণ করে যেতে গেলে তার বাবার যে মাটির সেই মাটিকে আলিফা ইয়ে করেছিল। দেখুন, কালীগঞ্জের ভোট একদম আলাদা। কালীগঞ্জে আপনাকে বুঝতে হবে প্রথম হচ্ছে উপনির্বাচন। এর আগে মনে করে দেখুন 3টে উপনির্বাচন হয়েছিল। আমাদের দিলীপ দা যখন সভাপতি ছিলেন, আমরা প্রথম 19 সালে ক্ষমতায় 18টি সিট নিয়ে যখন নরেন্দ্র মোদীর সরকার তৈরি হয়, সেই সময় 3টে উপনির্বাচনের মধ্যে কালীগঞ্জ উপনির্বাচন, খড়গপুর উপনির্বাচন, আমরা আমাদের যেটা সিট আমরা হেরেছি। পরবর্তী সময় আমরা বুঝতে গেছি উপনির্বাচনের ভোটের সাথে রেজাল্ট মেলানো যায় না। আর এই সিটে 57% মুসলিম ভোট ছিল, যারা চোখ বন্ধ করে কোনো ধর্মীয় কারণে তৃণমূলকে ভোট দিচ্ছে। তৃণমূল তাদেরকে বুঝিয়েছে যে বিজেপি এলে পরে তাদের ক্ষতি, কিন্তু আদতে বিজেপি শাসিত রাজ্যে কোনো দাঙ্গা হয় না, কোনো অশান্তি হয় না। তারা এখন ভোট দিচ্ছেন না আমাদেরকে, যেদিন বুঝতে পারবে তারাও আমাদেরকে ভোট দেবে। দেখুন, আমাদের এই কালীগঞ্জের রেজাল্ট যদি ভালো করে দেখেন, 109টি বুথ হিন্দু অধ্যুষিত বুথ, তার মধ্যে একটি বুথ বাদ দিয়ে প্রত্যেকটি বুথে আমরা লিড পেয়েছি। মানুষ নিশ্চয়ই দিয়েছে, কোনো একটা মানে আছে। 74% হিন্দু ভোট ওই কালীগঞ্জে বিজেপি পেয়েছে। এখানে যে আমরা যে এলাকায় বসে আছি, এখানে যদি 74% হিন্দু ভোট বিজেপি পায়, বিজেপি এখানে বিধায়ক পায় এবং বিজেপি সরকার। দেখুন, ফেডারেল স্ট্রাকচারে আমাদের কিছু মর্যাদা আছে, সেটাকে আমরা লঙ্ঘিত করতে পারি না। আমাদের ফেডারেল স্ট্রাকচারে যে শিক্ষা যেহেতু যৌথ তালিকায় পড়ে, আমাদের কনকারেন্ট লিস্টে পড়ে সংবিধানে, স্বাভাবিকভাবে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকারের আলাদা ব্যবস্থা আছে। আমাদের ইউজিসি আছে, ইউজিসি তার রেগুলেশন করে, রেগুলেশন পাবলিশ করে, সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ এবং সেটাকে মেনে চলা ভারতবর্ষের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ। আমরা প্রয়োজনে ইউজিসি রিপোর্ট চাইবে, যদি মনে হয় যে ইউজিসির আন্ডারে কলেজ যদি হয় সেক্ষেত্রে রিপোর্ট চাইবে। যদি এটা ল কলেজ, ইউজিসির পারমিশন প্রয়োজন হয়, ডাইরেক্টলি ইউজিসির আন্ডারে। আমরা देखो, कलकत्ता में केवल नहीं, पूरा बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर डिटोरिएट कर रहा है। गुंडा राज शुरू हो गया है। महिला सबसे ज्यादा असुरक्षित है बंगाल में। इस सरकार की कुंभकर्ण निद्रा टूटनी चाहिए, इनको जानी भी चाहिए। मेरे को अभी अभी सुबह इस प्रकार की दुखद घटना की जानकारी हुई। मैं वहां की आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात किया है, अन्य अधिकारियों से, अन्य मित्रों से भी बात किया है। वहां की सरकार और विशेष करके अभी अभी मैं देख रहा था मुख्यमंत्री जी का एक संवाद ट्वीट के माध्यम से आई है, एक्स की पोस्ट उन्होंने किया है। उन्होंने उसकी जिम्मेवारी लिया है और उचित कार्रवाई उठाएंगे, ये आश्वस्त भी किया है। मेरा पूरा भरोसा है
पूरी में स्थिति को सुधारने का कोशिश किया जाएगा और वहां की सरकार उसको करेगी।